सुप्रभात बच्चों। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सिलसिला 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो उसी दिन से उसी वर्ष से यह लगातार प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये हमारे देश का 73वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं बेहतर होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपने विषय हिंदी में जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं वो है आत्मकथित कविता। आत्मकथित कविता जिसके रचयिता या कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो कविता के भावार्थ को समझने से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय जो है समान तरीके से इसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में क्या हो गया? निधन हो गया, अर्थात यह नहीं रहे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। पारितोषिक मतलब एक पुरस्कार है, तो ये इन्हें प्राप्त हुआ। किसके लिए प्राप्त हुआ? उनकी कृति जो कामायनी थी उसके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कवि के साथ साथ वो क्या थे? गद्यकार। अर्थात यह जो है जो कवि का मतलब कौन होता है? जो कविता लिखता है उसे कवि कहा जाता है। अर्थात इन्होंने पद्य के क्षेत्र में भी लिखा और पद्य के क्षेत्र के साथ साथ इन्होंने गद्य लेखन में भी अपना योगदान दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने कहानी लिखी, नाटक लिखे। इनके जो कहानियां हैं या इनके जो नाटक हैं, उपन्यास है, ये काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये गद्यकार भी थे। आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। ठीक है, प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब हम कविता के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा सा उसके काव्य सौंदर्य के रूप में समझते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ मतलब सही या उन्होंने जो देखा उसी का चित्रण एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने कविता का अध्ययन और उसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कविता का नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का अर्थ होगा आत्मा से कही गई बात। ठीक है, कथ्य मतलब कहना, आत्मा मतलब आत्मा से। ठीक है, तो मधुर गुनगुना कर
कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला तब अतीत में घटित सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। और जिस तरह से एक भौरा एक कीट फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भौरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए न जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। ठीक है, मतलब गुनगुनाकर कहा जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपने व्यंग मलिन उपहास। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर आकाश में न जाने कितने ही लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। ठीक है, इसी गंभीर अनंत नीलिमा, नीलिमा मतलब कि नीला कौन है? आकाश। असंख्य मतलब बहुत सारे, जिसकी संख्या ज्ञात ना की जा सके। ठीक है, असंख्य जीवन, असंख्य जीवन के जो इतिहास है वो लिखे गए हैं किसके? इस बादल अर्थात इस आसमान के नीचे, क्योंकि ये आसमान जो है यह कहीं मतलब कि ऐसा दिखता नहीं कि ये समाप्त होगा, हर जगह व्याप्त है कौन? आसमान। असंख्य जीवन में नीलिमा मतलब नीला, असंख्य मतलब जिस मतलब कि जहाँ तक हम देखेंगे तो आकाश ही आकाश दिखता है ना हमारे चारों तरफ। तो वही कहते हैं कभी कि हमारे चारों तरफ जो ये विद्यमान है आकाश, तो इसके जो है नीचे जो है बहुत सारी आत्मकथाएं बहुत सारे लोगों के विद्यमान है। ठीक है, तो मुझे क्या आवश्यकता है अपनी आत्मकथा लिखने की? और अब लोग इस महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि लिखने वाले लोग भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और अपना भी मजाक उड़वाते हैं। तो मैं क्यों लिखूं ऐसा? इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य मतलब इस गंभीर यहाँ पर बहुत सारे जो है लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, और अनंत नीलिमा और जिसका अंत न हो उसे क्या कहते हैं? अनंत। अर्थात तो ये जो आकाश है इसका कहीं अंत नहीं है। नीलिमा जो नीला आकाश है इसका कहीं अंत नहीं है। तो यहाँ पे असंख्य मतलब बहुत सारी संख्या में लोगों ने अपना जीवन इतिहास अर्थात अपनी आत्मकथा लिखी है। तो यह लोग करते ही रहते हैं अपनी व्यंग्य मिलन उपहास। और मैंने देखा कि बहुत सारे लेखक ही जो है वो क्या करते हैं? लिखते हैं और उनका उपहास होता है। तो इसीलिए मैं जो है इसको इच्छुक लिखने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं अर्थात कमजोरियों को मजाक बनाने में लगा है, तब भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं अर्थात कमजोरियों व निराशा व हताश से भरी हुई अपने जीवन की कथा लिखूं जो मेरे साथ बीता है, उस सब के बारे में लिखकर लोगों को दिखाऊं और फिर अपना मजाक उड़वाऊं। तो कभी जो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। फिर कभी अपने दोस्तों से पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हें यह सब सुनकर या पढ़कर सच में सुख मिलेगा कि मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, अब उसमें कोई भी खुशी या आनंद रूपी रस नहीं है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं। कभी आगे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर घड़ी में जो सुख खुशियाँ और आनंद रूपी रस है वो सभी तुमने ही खाली किए हैं, और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया हो और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो, तो यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलने अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज्यादा सरल होता है उसको लोग उतना ही ज्यादा धोखा देते हैं। तो मेरा भी स्वभाव कैसा है? मुझे लगता है सरल है, इसीलिए मैं नहीं लिखना चाहता क्योंकि लोग मेरा भी क्या उपहास उड़ाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह विडंबना बड़ी विडंबना है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, लेकिन मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में
मुझसे जो गलतियां हुई, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए या मेरे साथ जो छल प्रपंच किया है, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। तो अपने प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में इसके आगे पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो आप लोग स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।